सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों बहुत दिनों बाद आप लोग का एक नोटिफिकेशन आया है और इंश्योरेंस सेक्टर से जो भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है और आपका NICL AO का दोस्तों नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, इसका नोटिफिकेशन दोस्तों लास्ट ईयर भी आया था, तो ये अच्छी बात है, बैक टू बैक 2 साल लगातार आ रहा है। एंड दोस्तों जैसे ही आपका कल नोटिफिकेशन रात में आया तो मैंने एक फ्रेंड को कॉल लगाई, दीपक को, और वो खुद NICL AO है, उसने क्रैक कर रखा है 5-6 साल पहले। उसका भी यूट्यूब चैनल है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने सारी बातें निकालने की कोशिश की कि एक्चुअल में ये जॉब है क्या, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे, हर एक पॉइंटर दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप लोग का लेकिन नोटिफिकेशन एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका पोस्टिंग क्या होती है, कहाँ पे टाइमिंग क्या होती है ऑफिस की, वीकेंड में काम होता है कि नहीं, जॉब प्रोफाइल क्या है, पब्लिक डीलिंग है कि नहीं, टारगेट्स हैं, अप्लाई करें या ना करें, वैकेंसी कम है और गवर्नमेंट एक प्राइवेट जॉब है और टारगेट की बात सब कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज, एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। ये 4 चीज़ें हम लोग नोटिफिकेशन से डायरेक्टली देख लेंगे एकदम मेन सोर्स से। ठीक है, दोस्तों ये आपका नोटिफिकेशन है, आपको NICL की वेबसाइट पे मिल जाएगा AO का नोटिफिकेशन। सीधा आगे बढ़ते हैं। आपका नोटिफिकेशन का डेट स्टार्ट हो रहा है 12 जून से और आपका जो फॉर्म चलेगा 12 जून से 3 जुलाई। आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दोस्तों है वो आपका 20 जुलाई, लगभग 1.5 महीने से भी कम, 1 महीने मान के चलो आपके पास है। और अगर मेंस की बात करूँ तो आपका 31 अगस्त है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैसे तैयारी करनी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, क्या इसका लेवल आता है सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई हैं ना, वो आपका अगर देखोगे तो यहाँ पे आई हैं, ये आपकी 170 पोस्ट आई हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे आपकी 96 आई हैं। लेकिन दोस्तों जो आपकी 96 पोस्ट हैं ये आपकी स्पेशलिस्ट कैडर में है। अगर आपने MBBS, लीगल, फाइनेंस इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस केस में ये वैकेंसीज हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपकी 170 पोस्ट आई है। अब दोस्तों कोई बोल सकता है सर ये वैकेंसीज बहुत कम आई हैं, तो दोस्तों जो आपका AO में जो वैकेंसीज आती हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो इंश्योरेंस की वैकेंसीज, वो इसी नंबर्स में आती हैं। अब अगर लास्ट ईयर भी देखोगे तो इससे थोड़ा बल्कि कम ही नंबर था, या फिर दोस्तों आप कोई भी उठा के देख लो, इंश्योरेंस में वैकेंसीज आपके हमेशा लिमिटेड ही होती हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये 170 वैकेंसी आपकी ये हो गई, थोड़ा बढ़ा देंगे तो ये आपको हो गया वैकेंसीज, और ये आपका हो गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, UR में इतना 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 करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, जल्दी 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 बढ़ जाओ भैया। दोस्तों इसके बाद थोड़ा मैं आऊँगा बॉन्ड के बारे में, ध्यान दिला लीजिएगा, एंड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना वो आपका एज ऑन 1 मई रखा गया है, इस ध्यान को रखिएगा 1 मई को। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जर्नलिस्ट ऑफिसर्स की, क्योंकि दोस्तों जर्नलिस्ट ऑफिसर ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसको कोई भी बच्चा जो मतलब इसका स्पेशल कैडर नहीं है वो अप्लाई कर सकता है। अब दोस्तों लेकिन जर्नलिस्ट पोस्ट में अप्लाई करने का एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पे जो लगाया है क्राइटेरिया, वो ये है कि आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एटलीस्ट 60% मार्क्स से होना चाहिए इन आइदर ऑफ द डिग्री लिखा हुआ है, मतलब ग्रेजुएट या फिर PG में। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी में हैं SC ST में तो आप 55% में आपका काम ये हो पाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्राइटेरिया ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे मेरे ख्याल से बेचारे यहीं से बाहर हो जाएंगे 60% क्राइटेरिया से। आगे तो देखते हैं एज की बात मैं अगर करूं तो एज भी दोस्तों आप लोगों का जो लिमिट रखी गई है वो एज ऑन 1 मई रखी गई है। डेट को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। 21 से लेकर 30 साल तक जैसा कि ऑफिसर्स में आता है तो वो आपको रखा गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बातें आपकी हो गई। फिर दोस्तों हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ये आपका जो कैटेगरीज हैं उन लोग का क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम दोस्तों वो दिया हुआ है। सीधा हम लोग आ जाएंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सर ये क्या है, मैंने कहा दोस्तों जो आपका एग्जामिनेशन है ना, ये जो पूरा एग्जामिनेशन है ये आपका 2 पार्ट में होगा, एक होगा रिटन एग्जामिनेशन, एक आपका इंटरव्यू होगा। और दोस्तों जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो भी आपका 2 पार्ट में होगा, एक प्रीलिम्स में और एक मेंस में। अब सो आप यहाँ पे अगर ध्यान से पैटर्न को देखने ऑब्जर्व करोगे तो जो आपका ये प्रीलिम्स का पेपर आपको दिख रहा है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट जो आपको दिख रहा है, और जो मेंस में दिख रहा है दोस्तों, ये पेपर आपको हल्का फुल्का जैसा RRB PO आता है वैसा ही देखने को मिलेगा। सॉरी, जैसे RRB PO का मेंस है, लेकिन प्रीलिम्स में दोस्तों आपका जो और बैंक एग्जामिनेशन होते हैं, सारे बैंक एग्जामिनेशन भी ऐसे ही होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट 30-35-35 20 मिनट आपको मिलता है। अब ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे मान लो कोई बच्चा दोस्तों एकदम फर्स्ट टाइम दे रहा है, उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है इसका पेपर का लेवल क्या आता है, ये पेपर कैसा होता है। और दोस्तों ये जो पेपर आपका होता है इसमें आप अभी कहाँ स्टैंड करो। जैसे दोस्तों मैं हमेशा यही करता था कि अगर मुझे कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो मैं सिंपली उसका एक मॉक दे देता था। उस दिन मैंने एक दोस्त को बोला, वो बोला भाई CGL तैयारी करनी है। मैंने कहा पहले तो मुझे एक मॉक दे के स्कोर भेज कि तेरी अभी क्या सिचुएशन है, तुम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। दोस्तों आप सभी लोग को मैं एक डिस्क्रिप्शन में फ्री मॉक की लिंक दे रहा हूँ, आप लोग जाके लगा लीजिएगा। और दोस्तों कई बच्चों की डाउट थी कि सर NICL के मॉक्स अवेलेबल नहीं होते, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे जाके खोलेंगे, प्रीलिम्स का भी मॉक्स है, मेंस का भी मॉक है, व्यू टेस्ट में जाएंगे। दोस्तों ये आपका रहा पहला मॉक फिल्म फ्री वाला, ये सभी लोग लगा लीजिएगा और बताइएगा अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो मॉक में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और बल्कि बताइएगा परसेंटाइल कितने आ रहे हैं। ठीक है,
थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगर आपको परचेज करना है यू कैन परचेज दिस मॉक्स ऑल्सो, सारा बंडल मॉक भी परचेज कर सकते हैं, कंप्लीट मॉक भी, और ये भी कर सकते हैं। जब भी आपको परचेज करना हो दोस्तों तो इस ये प्राइस मत पे कर दीजिएगा, यहाँ पे कूपन कोड लगा लीजिएगा CG12, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा 12% का, और ये आपको प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो ये हो गया आपका। फिर सर आगे आते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही थी। दोस्तों अभी मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिखाया है, तो आपने कहा हाँ जी सर 100 नंबर का पेपर होता है। दोस्तों अभी जो पिछला एग्जामिनेशन हुआ, जो मैंने बताया लास्ट ईयर हुआ था, तो दोस्तों उसमें 100 नंबर में से कट ऑफ कितनी गई थी आप देख सकते हैं, 80 मार्क्स के आसपास आपकी UR की कट ऑफ गई थी, सेम OBC की गई थी, और SC की भी लगभग 75 के आसपास गई थी। तो दोस्तों पेपर से आपको थोड़ा लग रहा था पेपर थोड़ा ईजी साइड पे आता है क्या, मैंने कहा हाँ जी। पेपर दोस्तों आप लोग को जैसे SBI क्लर्क हो गए या फिर IPS क्लर्क हो गए, या फिर हल्का सा उससे +1 कर दो, RRB PO का लेवल एक रख दें, तो दोस्तों IBPS क्लर्क या फिर SBI क्लर्क RRB PO के बीच का लेवल दोस्तों आप लोग का ये पेपर हो रहा होता है। प्रीलिम्स की बात करूँ तो मेंस में देख लीजिए आपके जा रहे हैं कट ऑफ के 141। इसका मतलब भी क्या है कि दोस्तों यहाँ भी आपका जो पेपर का लेवल होता है वो भी लगभग क्लरिकल मीन्स का रहता है। ठीक है, स्पीड आपको चाहिए होगी। अब सो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रीलिम्स दोस्तों आप लोग का सिर्फ क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्या है क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई करना है इसको। ठीक है, अच्छा इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे फाइनल कट ऑफ में। मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो मेंस आपका जो पेपर होगा ध्यान समझिएगा, इसमें एक होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, माफ करिएगा दोस्तों, ये 3 घंटे का होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसमें आपको ये 5 सेक्शन दिख रहे हैं, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सब के बारे में बताऊंगा अभी कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन दोस्तों ये आप अगर ध्यान से देखो, जैसा RRB PO मेंस में आता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आता है। ठीक है, और लेवल भी मैंने बताया उससे थोड़ा सा कम ही रहेगा। ठीक है, ये स्पेशलिस्ट वालों के लिए है। अच्छा दोस्तों जब आपका ये हो जाएगा ना मेंस का एग्जामिनेशन, यहाँ पे एक चीज़ आपकी और होती है, जैसे ही आपका मेंस एग्जामिनेशन खत्म होगा तुरंत ही आप लोग का इसी में ऑब्जेक्टिव के बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट चालू हो जाएगा, और ये आपका ऑनलाइन रहेगा, जहाँ पे आपको 30 मिनट मिलेंगे और 30 मार्क्स का दोस्तों रहेगा, जिसमें आपको एक ऐसे आएगा 10 मार्क्स का, कॉम्प्रिहेंशन आएगा और प्रेसी राइटिंग लिखना होगा। ये भी आपको ऑनलाइन टाइप करना होगा, देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन मोड इंग्लिश में होगा। अच्छा एक खास बात दोस्तों डिस्क्रिप्टिव की ये है कि डिस्क्रिप्टिव आपका क्वालिफाइड नेचर का है, जिसमें मतलब इसकी एक कट ऑफ जाती है, बेसिक सी बहुत कम जाती है, आई थिंक 10 नंबर जनरल वगैरह की, और SC ST की 7-8 नंबर जाती है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइड नेचर का है, और आपका इसमें जो डिस्क्रिप्टिव में आपको मार्क्स स्कोर होंगे वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो सर आपका जो फाइनल मेरिट है वो बनेगी कैसे, तो मैंने कहा दोस्तों जो आपकी फाइनल मेरिट है वो कैसे बनेगी वो आपको मैं दिखाता हूँ। 2 चीज़ों से बनेगी दोस्तों। आप लोग की जो फाइनल मेरिट है, कहाँ चला गया इंटरव्यू, हाँ वो दोस्तों आप लोग का ऐसे बनेगा। तो जैसे ही आप मेंस क्लियर कर लेते हो, आप 141 जैसे कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी उससे ऊपर मार्क्स ले आते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है मेंस में। फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर जैसे ही आपका इंटरव्यू दोस्तों हो जाएगा, तो दोस्तों इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपके मेंस के एग्जामिनेशन के मार्क्स और आपके जो इंटरव्यू के जो एग्जामिनेशन मार्क्स हैं उन दोनों को दोस्तों मिलाया जाएगा, और उन दोनों को मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है इसमें जो वेटेज रेशियो ले जाता है मेंस एग्जामिनेशन का 80% और इंटरव्यू का 20% मिला के एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी दोस्तों। तो ये तो दोस्तों उसका हो गया पूरा का पूरा पैटर्न कि इस हिसाब से आपका पेपर हो रहा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैलरी अलाउंसेस की आपने बात नहीं की सर, मैंने कहा बिल्कुल बात कर लेते हैं। लो भाई, सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगता है सैलरी की, भैया सैलरी कितनी मिलेगी इतना काम करेंगे तो। दोस्तों सैलरी की मैं अगर बात करूं तो सैलरी का आपका लिखा है यहाँ पे, ये इधर आते हैं इमॉलमेंट्स एंड बेनिफिट्स में अगर दोस्तों आए हम लोग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो इनका बेसिक पे होता है वो आपका 50,000 के आसपास, 51,000 मान लो, और ये इनका ग्रेड्स होते हैं। इसमें दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ टोटल इमॉलमेंट्स आपका 90,000 होगा। इसका मतलब ये है, ये मेट्रो सिटी का है, आप ये मान के चलो कि आपके जो टैक्स वगैरह कट के दोस्तों जो सैलरी आएगी वो आपकी आ जाएगी 80,000 के आसपास, 75 to 80,000। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और होने वाली है, क्या कि दोस्तों इसमें आप लोग का इन लोग का वेज डिवीजन होने वाला है। जैसे ही इन लोग का वेज डिवीजन हो जाएगा तो दोस्तों ये जो सैलरी है आपकी 1 लाख प्लस पार कर जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा दोस्तों ये चीज़ यहाँ पे अच्छा हो जाएगा आपको और फर्दर बेनिफिट करने के लिए। नौ दोस्तों इसकी मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूँ दोस्तों, ये किस तरीके का आपका जो इसका पूरा पेपर है वो आपको तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों आपको पता है क्वांट तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो क्वांट की आपको चिंता नहीं करना दोस्तों। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में क्वांट की अगर बात करूँ तो क्वांट आपका डेली मैं 3 क्लासेस ले ही रहा हूँ। 8 AM पे आपकी रैपिड मैथ्स की क्लास होती है, 6 PM पे दोस्तों आप लोग की जो एप्लीकेशन पे हमारा बैच चल रहा है RRB PO का दोस्तों, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको बैच में पढ़ना है। वहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चूंकि RRB PO जैसे मैंने बताया जो इसका लेवल होगा, ये बैच आपका RRB PO और RRB क्लर्क का है, तो दोस्तों इसमें जो आपका लेवल होता है वो भी आपका RRB PO थोड़ा सा कम ही होता है, इसी लेवल का आपका होता है। तो आप इसको भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप बैच में पढ़ना चाहते हैं। और दोस्तों 8 PM पे आपकी यूट्यूब पे क्लास होती है, प्रैक्टिस क्लास, कल जैसे हमने किया था।
RRBPO का मॉक किया था, कभी NICL का मॉक कर लेंगे दोस्तों, वहाँ पे आपका ऐसे चलता रहता है। तो थोड़ा और आगे बताएंगे। मैंने कहा दोस्तों जनरल अवेयरनेस, और मैं कंप्यूटर थोड़ा बात कर लेता हूँ। दोस्तों जनरल अवेयरनेस की मैं अगर बात करूँ, जनरल अवेयरनेस में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस दोस्तों आप लोग को 3 काम जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, आप, मुझे पता है इस एग्जामिनेशन के साथ साथ आप और भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होगे, तो अपने आप को बिल्कुल भटकाना मत। मैं आपको ये नोटिफिकेशन वीडियो क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इसकी तैयारी साथ में की जा सकती है, बच्चे करते हैं। लास्ट जैसे मैंने बताया था, अजीत वगैरह बहुत से बच्चे थे जो इसका मीन्स दे के इंटरव्यू भी दे के आए थे, ठीक है। 1-2 बच्चों का हुआ भी था, ठीक है। मैं कहूँ तो उसका पॉडकास्ट लाऊंगा, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों होता क्या है कि बच्चे करते हैं बैंकिंग के साथ साथ ये एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं। तो क्योंकि होता क्या है, जब इसका आप जनरल अवेयरनेस पोर्शन देखोगे दोस्तों, तो उसमें जो करंट अफेयर्स आती है वही आती है जैसे आप बैंकिंग में पढ़ते हो, ठीक है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स तो आपका पूरा वही रहता है। तो जैसे आप लोग बैंकिंग में कर रहे होते हो, जैसे मान लो आपने कोई मंथली PDF उठाई, अफेयर्स क्लाउड वगैरह की, कोई भी आपने 300-400 पेज की बड़ी सी PDF उठा ली, उससे अपना 1 महीने कंप्लीट जी कर लिया। ऐसे कर करके आपका दोस्तों, जैसे मान लो अगस्त में एग्जामिनेशन अगर मीन्स का होता है, तो उसके पिछले 5 महीने का अच्छे से डिटेल करंट अफेयर्स कर लीजिएगा। एक काम तो आपको ये करना होगा। दूसरा काम दोस्तों, आपको दोस्तों स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस की एक PDF है, मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। उस PDF से आप लोग अपना स्टैटिक इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला पार्ट कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, अच्छा इसमें क्या होता है दोस्तों, चूंकि आपको पता है ये क्या है, आपको पता है ये इंश्योरेंस बॉडीज़ हैं, तो इनका रेगुलेटर कौन होता है, IRDAI होता है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा IRDAI से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिएगा। अब ये दोस्तों कैसे करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको दे रहा हूँ काम, यूट्यूब से ढूंढ के आपका इसके रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन भी होते हैं PFRDA वगैरह दोस्तों, तो उनके जो एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, थोड़ा वहाँ से आप GK वगैरह देख लीजिएगा। मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, वरना मैं आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आप लोग करंट अफेयर्स भी कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कंप्यूटर आपके जैसे आप RRBPO वाली होती है, एक्जैक्टली वही है। आपको RRBPO के लिए मैंने बता रखा है, एकदम एक्जैक्टली वही काम आपको करना है NICL AO के लिए, ठीक है। इसके कंप्यूटर की जो PDF है, एक PDF तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, आपको पता ही है, वो तो आपको मिली जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों क्या बोलते हैं, ये तो आपको मिली जाएगी, साथ साथ एंड जब आएगा, जब आपका मेंस आने वाला हो, जब आप प्रीलिम्स निकाल लोगे या फिर जब प्रीलिम्स हो जाएगा, ठीक है, 20 जुलाई के बाद जब भी होगा, उसके बाद दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा कंप्यूटर। अभी आप लोग कंप्यूटर पर ज़्यादा जोर मत डालिए, जुलाई के बाद ही करिएगा, ठीक है। अब सो जल्दी से फटाफट इन मुद्दों पे आ जाते हैं जो मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स हैं, मैं कल देख रहा था। सबसे पहले दोस्तों उसकी पोस्टिंग कहाँ होती है दोस्तों, अगर मैं पोस्टिंग की बात करूँ, इसकी जो पोस्टिंग होती है मोस्टली आपको सिटीज़ में देखने को मिलती है, कभी आपको इसमें Tier 3 गांव जैसे पोस्टिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन पोस्टिंग आपके पैन इंडिया होती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अप्लाई किया है गुजरात से तो आपको राजस्थान नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। पोस्टिंग इसकी आपकी पैन इंडिया होती है। सर टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों आपकी टाइमिंग सही है, 10 से बजे 6 AM की टाइमिंग है, सॉरी 6 PM की टाइमिंग है, 8 घंटे का वर्क जॉब है अपना, ठीक है। अच्छा, इसमें सर वीकेंड में वर्क होता है, मैंने कहा नहीं जी, ये आपकी मंडे टू फ्राइडे की 5 डेज़ की जॉब है। तो आपने कहा ठीक है सर, यहाँ पे 5 डेज़ वर्किंग है। सर जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, मैंने कहा समझाता हूँ आपको जॉब प्रोफाइल। दोस्तों आप ऐसे मान के चलो कि जैसे मान लो ये बैंक ऑफिसर्स ही हैं, लेकिन ये कैसे अलग होते हैं, जैसे मान लो दोस्तों इनके भी हेड ऑफिस होते हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं, कम होती हैं ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपको दिख रहा है कितना कम स्टाफ है, कितना कम कैटर करते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी इंडिया में बहुत कम है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हेड ऑफिस होता है, फिर अपने ब्रांच ऑफिस और बिजनेस ऑफिस जिनको बोलते हैं वो होते हैं। अब जो आपके ब्रांच ऑफिस होते हैं वहाँ पे क्या होता है, इन लोग को बैठना होता है। अगर आपकी ब्रांच में पोस्टिंग हो गई, हेड ऑफिस में हो गई, तो वहाँ बैठना पड़ सकता है। अच्छा, जब आप वहाँ बैठे दोस्तों, तो आपको वहाँ पे कस्टमर डीलिंग करनी पड़ सकती है। कुछ कस्टमर्स आएंगे, बहुत ज़्यादा बैंक जैसा नहीं, बट आएंगे, उनको आपको बताना होगा इंश्योरेंस के बारे में, उनके कुछ प्रॉब्लम, जैसे मान लो जिन्होंने ले रखा है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो दोस्तों वैसे ही जैसे अकाउंट होता है, जो उसके साथ प्रॉब्लम होती है, वही आपका यहाँ पे इंश्योरेंस होता है, ठीक है। तो ये कस्टमर डीलिंग करनी पड़ सकती है। पब्लिक डीलिंग है, यस, जैसे मैंने बोला दोस्तों, लेकिन मिनिमल है, बहुत कम है, बट है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे कई लोगों का प्रॉब्लम ये आता है, सर ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों कि प्राइवेट जॉब है, तो मैंने बोला दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, 100% ये आपकी गवर्नमेंट इंडिया अंडरटेकिंग है। एक बार 100% का चेक कर लेंगे, बट आपका गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट जॉब ही है, गवर्नमेंट जॉब ही है। कितना % स्टेक है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जॉब आपकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही इसका अंडरटेकिंग है, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप लोग का एक डाउट आ रहा है कि टारगेट्स इसमें होते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ऊपर से टारगेट्स ब्रांचेस को आते हैं, यार कोशिश करो इस महीने, मान लो अगर हमने 200 या फिर 100 इंश्योरेंस सेल कर दिए तो अच्छा होगा। ये वो मतलब ऐसा बहुत प्रेसाइज टारगेट नहीं होता कि आप अगर नहीं कर रहे होंगे तो आपको गाली पड़े कुछ या फिर सैलरी कट जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ नॉर्मल दोस्तों, हाँ टारगेट्स तो देखो हर जगह होते हैं ना, आजकल तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हर जगह टारगेट्स होते हैं, हाँ भाई इतना काम करो इतना काम करो, तो वो होता है हल्का हल्का, ठीक है, कम होते हैं, ठीक है।
फिर सर इन हैंड सैलरी, मैंने आपको सैलरी वाला बता ही दिया पूरा सेक्शन। वेज रिवीजन दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि इन लोगों का वेज रिवीजन अभी पेंडिंग है, जैसे इन लोगों का वेज रिवीजन दोस्तों होगा तो इन लोगों की सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। जो अभी आपको 90,000 ग्रॉस दिखा रहा है वो आराम से 1,10 के आसपास ग्रॉस बन जाएगा। इन हैंड आपके पास अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो 1 लाख के आसपास, अगर नॉर्मल सिटीज़ में तब भी आपका 80-90 हज़ार आपको इन हैंड मिल रहेगा। ठीक है, बॉन्ड की दोस्तों बात करें, थोड़ा बॉन्ड को मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। बॉन्ड का दोस्तों यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, गारंटी बॉन्ड के बारे में। दोस्तों जब आप जाएंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो इन लोग आपसे एक बॉन्ड साइन करवाते हैं, कितने का, 4 साल का। इसका मतलब क्या है, अच्छा, जिसमें आपका प्रोबेशन पीरियड इंक्लूड होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको NICL में कम से कम 4 साल तक सर्व करना पड़ेगा। अब सर 4 साल बहुत ज़्यादा है, कल को मेरा कहीं RBI में हो गया या फिर कहीं और बड़ी जॉब में हो गया, UPSC में हो गया, तो क्या करेंगे। तो दोस्तों आप कुछ नहीं, आराम से छोड़ के जा सकते हैं। करना ये आपको ये होगा बस कि आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी इनको देनी होगी। अगर आप बीच में जाते हैं तो 1 साल की ग्रॉस सैलरी दोस्तों आप लोग को इनको देनी होगी। अच्छा दोस्तों, वो भी आपकी प्रोपोर्शनेट अमाउंट में होती है। इसका मतलब जैसे आप जितना सर्विस कर लेंगे उतने हिसाब से उतना सैलरी आपका कट जाए। जैसे मान लो आपने 1 साल सर्विस कर ली तो 1 साल मतलब 4 साल हुआ, तो 1/4 सैलरी आपके, मतलब कि आप 1/4 आप दे सकते हैं। इस तरीके से प्रोपोर्शनेट सैलरी मतलब आपको देनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब तो किसी बच्चे का डाउट कल आया था, मैं देख रहा था, वो पूछा था ये क्या जो बॉन्ड होता है दोस्तों ट्रांसफरेबल होता है। तो दोस्तों कुछ सेक्टर में, जैसा मैंने दीपक से पूछा था तो बता रहे थे वो RBI, सेबी, नाबार्ड जैसे कुछ सेक्टर में जहाँ बच्चे मोस्टली जाते हैं वहाँ पे दोस्तों ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ जरा मैं, उसने बोला यही था, वहाँ पर ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, और डिपेंड करता है सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन पे कि वो बॉन्ड एक्सेप्ट कर रही नहीं कर रही है, वरना RBI सेबी वगैरह में हो जाता है, यूजुअली बच्चे करते हैं ना। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों यही इसकी कहानी थी जो आपको पूरी थी। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, एक आइडिया मिला होगा। जाइए दोस्तों सभी लोग मॉक लगाइए, बताइए कैसा आपका स्कोर आ रहा है और तैयारी आप लोग कर रहे हैं और आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों मेरा सजेशन पर्सनल आप मुझसे पूछोगे ये वाला कि सर अप्लाई करें या ना करें, तो एक सिंपल सी बात आपको मैं ये बोलूँगा, देखो 176 या फिर जितनी वैकेंसी दोस्तों आप लोग की हैं, ठीक है, आप नहीं लोगे तो कोई लेगा ही। ठीक है, मैं ये मानता हूँ थोड़ा फॉर्म महंगा है, मैं मानता हूँ 1000 रुपये थोड़ा महंगा है, क्या करोगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये भी है कि आप 1000 रुपये अगर एक बार लगाते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको डेफिनेटली मैं बोलूँगा अप्लाई करना चाहिए। मौका अच्छा है, वैकेंसी अच्छी है, AO की जो आपकी जॉब होती हैं इंश्योरेंस सेक्टर में दोस्तों वो अच्छी होती हैं, बढ़िया होती हैं, कोई टेंशन की बात उसमें होती नहीं है। तो आपको मेरे हिसाब से अप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप अफोर्ड करते हो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। ऐसा बड़े भाई मैं सजेशन मानोगे तो बिल्कुल अप्लाई करो, लग जाओ, और अगस्त में आपका मेंस हो जाएगा, 2 महीने में आपके 1 महीने में आपका इंटरव्यू हो जाएगा दोस्तों। क्या पता आपका सितंबर अक्टूबर तक बहुत जल्दी पूरा प्रोसेस करके आपकी जॉब भी फाइनल हो जाए, अगले महीने के स्टार्टिंग से ही शायद आपको जॉइनिंग भी मिल जाए। ठीक है,